हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। सो गाइस, मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये ऐसे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार जो कि किसी भी व्यक्ति के हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक हैं, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक, मूल अधिकार, इन अधिकारों के बिना हमारा जो विकास है वो नहीं हो सकता है, इसलिए इनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। तथा मौलिक अधिकारों को जो है गारंटी एवं संरक्षण प्रदान है सर्वोच्च न्यायालय का तथा उच्च न्यायालय का, इसलिए इनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सबसे पहले मौलिक अधिकारों के बारे में एक फैक्ट आप जानेंगे कि मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसका वर्णन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वो अलग अलग सोर्सेज को पढ़ने के बाद, अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद हमारे देश का संविधान तैयार किया गया। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। ठीक, अब देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। आपसे अगर कोई पूछे किसी भी कंपटीशन में कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो आप उत्तर देंगे कि संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 में संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। दोस्तों, मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका प्रयोग इंग्लैंड में हुआ। ठीक, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर, देखिए अनुच्छेद 21 को छोड़कर, अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ये जो है मौलिक अधिकार जो हैं, इनकी विशेषताएं मैं आपको बता दूं कि ये अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन इन पर डिबेट की जा सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है इनका। राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करेगी। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय, देखिए अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं उनका हनन हो रहा है, तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 एवं उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है और अपनी याचिका दायर कर सकता है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से मैं आगे भी आपको बताऊंगा। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है, जरूरी नहीं कि वो केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ वहाँ अपील को लेकर जाए। मूल संविधान में देखिए अब हम मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और कितने, अब जानेंगे कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए संविधान के द्वारा। तो देखिए, जो मूल संविधान था हमारा, जैसे कि आप जानते हैं कि संविधान में अनेक संशोधन हुए, परंतु जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन, संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और व 19 क्लॉज 1F को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 7 के अनुच्छेद 300 क्लॉज का के अंतर्गत जो है कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो मैंने आपको बताया कि जो मूल संविधान था हमारा उसमें जो है 7 अधिकार दिए गए थे, जिसमें 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के भाग 7 में अनुच्छेद 300 का के तहत अंतर्गत जो उसके कानूनी अधिकार के रूप में उसको रख दिया। कानूनी अधिकार दोस्तों ऐसे अधिकार होते हैं जिनकी मतलब गारंटी और संरक्षण ना हो, इसलिए उसको नॉर्मल एक कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया संपत्ति के अधिकार को। अब देखिए, एक नोट पॉइंट दिया है यहाँ पर कि 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ने कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ठीक, तो मूल अधिकारों की मांग कराची अधिवेशन में की गई। ठीक, अब जानेंगे हम मौलिक अधिकार कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं।
तो दोस्तों फिलहाल जो संविधान में 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। सबसे पहला है समता या समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। पहला समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए जो आपकी समता या फिर समानता की बात करता है उनका वर्णन किया गया अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के बीच। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 तथा 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा से संबंधी जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 29 तथा 30 में दिए गए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अब देखिए इनके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समता या समानता का अधिकार, जो कि वर्णित है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। अब देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 14। अब देखिए आप इन्हें क्रम से ध्यान रखें, ठीक। तो समता या फिर समानता का अधिकार में सबसे पहला बात है कि विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समानता प्राप्त है। इसका मतलब ये है कि राज्य जो है वो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। राज्य एक ऐसा कानून बनाएगा जो सभी के लिए समान होगा तथा एक समान सभी पर लागू होगा, यानी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा कानूनी तौर पर। यानी अगर कहने का अभिप्राय ये है कि अगर जो है आपने कोई अपराध किया तो आपको जो सज़ा मिलेगी वही एक अमीर व्यक्ति को सज़ा मिलेगी और वही एक गरीब व्यक्ति को सज़ा मिलेगी अगर कोई वो अपराध करता है तो। इसलिए कानूनी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हमें अधिकार प्राप्त है। ये ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है आर्टिकल 15। मतलब कहने का ये है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप इसका मतलब ये है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अर्थात राज्य क्या सभी व्यक्तियों को समान समझेगा, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे लोक नियोजन यानी लोक सेवा में जो अवसर हैं उनकी समानता हर किसी को एक प्रकार से, यदि जो व्यक्ति योग्य है उसको समान रूप से अवसर दिया जाए। जैसे कि आपकी विभिन्न गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, ठीक, तो उन पर जो अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, वो सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए। यदि आप योग्य हैं तो आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। आप योग्य हैं नौकरी के तो नौकरी ले सकते हैं, किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका अपवाद है। अपवाद क्या है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग जो है उसको आरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत की बात करता है। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, ठीक, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है, यानी कि आप उपाधि नहीं ले सकते। सेना या फिर विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। यानी कि आप कोई भी उपाधि नहीं ले सकते, उपाधि नहीं लगा सकते सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय। जैसे कि विद्या संबंधी कहने का अभिप्राय ये, जैसे कि आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लगा सकते हैं, प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर लगा सकते हैं, या फिर आपको सेना ने अगर कोई उपाधि दे दी तो आप लगा सकते हैं, जैसे कि कर्नल, मेजर, लेफ्टिनेंट, ये आप लगा सकते हैं। परंतु कोई उपाधि आप अलग से तरह नहीं लगा सकते जिससे कोई जाति सूचक या कोई विभिन्न क्षेत्र सूचक शब्दों जैसी कोई उपाधि आप नहीं ले सकते। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार जो हैं ये अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं, ठीक। और इन्हें पुरस्कार बताया गया है, इन्हें उपाधि नहीं बताया गया है, ठीक है जी। तो हमने जाना, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ।
हमने जाना समता के अधिकार के बारे में। तो समता में हमने 4 पढ़े, 14, 15, 16, 17, 18, सॉरी 5 पढ़े। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता का अधिकार है, यानी राज्य जो है वो एक समान विधि बनाएगा सभी व्यक्तियों के लिए और एक समान रूप से सभी पर वो विधि लागू होगी। ठीक। और अनुच्छेद 15 कहता है कि भाई जाति, धर्म, नस्ल, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी वो एक प्रकार से समान है सभी व्यक्ति। और अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 16 मतलब क्या है? मतलब कहने का ये है कि जितने भी आपके जो गवर्नमेंट में पद निकलते हैं या कोई नौकरी निकलती है या फिर कोई भी लोक नियोजन, कोई भी सेवा हो, अगर व्यक्ति योग्य है तो बिना किसी भेदभाव के वह ले सकता है। लेकिन मैंने अब बात बताई कि जो आपकी SC ST तथा OBC हैं उनके लिए आरक्षण प्राप्त है, ये इसका अपवाद है। आर्टिकल जो 17 है वो कहता है अस्पृश्यता का अंश, यानी छुआछूत को एक प्रकार से दंडनीय अपराध माना गया है। अस्पृश्यता का निषेध करता है, विरोध करता है आर्टिकल 17। तथा आर्टिकल जो 18 है वो विद्या या फिर सेना संबंधी उपाधियों को छोड़कर सभी उपाधियों का अंत करता है, सभी उपाधियों को लेने से मना करता है। यदि कोई व्यक्ति अगर किसी विदेश से उपाधि लेना चाहे तो वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति की उपाधि नहीं ले सकता है। अब आप कहेंगे कि देखिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये क्या है? उपाधि नहीं है, ये सरकार ने कहा है कि ये एक पुरस्कार है। अब पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया, अब सिर्फ 6 हैं, क्योंकि अनुच्छेद 19 क्लॉज F संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। 6 तरह की स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज A बोलने की स्वतंत्रता, और आर्टिकल 19B शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कि शांतिपूर्वक बिना हल्ला किए, बिना हथियारों के आप एकत्रित हो सकते हैं और मीटिंग कर सकते हैं। ठीक। आर्टिकल 19 क्लॉज C कहता है कि आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है, आप बना सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं किसी भी तरह की। आर्टिकल 19 क्लॉज D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी आप भारत के अगर नागरिक हैं तो किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, ये सभी को अधिकार प्राप्त है। ठीक। आर्टिकल 19 क्लॉज C देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 क्लॉज G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, यानी एक प्रकार से व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 G के तहत। तो हमने देखिए आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 तरह की स्वतंत्रता के बारे में जाना। अगला अधिकार है हमारा, अब देखिए जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 क्लॉज A के तहत ही दी गई है। आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। सबसे पहली है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी, यानी एक ही अपराध के लिए उसे 2 बार सज़ा नहीं दे सकते। ठीक। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध ही गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये 3 प्रावधान है आर्टिकल 20 के अंतर्गत। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। देखिए किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब ये आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग कि मतलब अगर विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके अलावा हम जो है किसी भी व्यक्ति के पर्सनल जीवन में, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। आर्टिकल 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसलिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 को पारित किया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ जो है वो नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई। भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। ठीक, याद रखेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। आर्टिकल 21 क्लॉज का कहता है कि राज्य
6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम में ये बात कही गई 2002 में आपका ये अधिनियम संशोधन हुआ था। अब देखिए आर्टिकल 22 देखेंगे कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएंगी। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंड अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। अब देखिए निवारक निरोध क्या कि मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4 व 5 एवं 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः ये निवारक निरोध जो है राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब देखिए प्रावधान दिए गए यहाँ पर कि सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ेगा। इस प्रकार जो निरुद्ध व्यक्ति है उसको यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोक हित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। प्रावधान 3 निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। देखिए निवारक निरोध से संबंधित कुछ नियम या विधियां बनाई गई उनके बारे में पढ़ते हैं। निवारक निरोध अधिनियम 1950 भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 ईस्वी को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था, मतलब भारत को कोई नुकसान न पहुंचाएं ऐसे तत्व जो कि भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं उन्हें रोकना था इसका उद्देश्य। इसे 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः ये 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 यानी मीज़ा। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में ये समाप्त हो गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974 में ये पारित किया गया। देखेंगे क्या कहता है कि पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून टाडा जिसको बोलते हैं हम। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें ये सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया। देखिए पोटो एक एक्ट कानून था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001, इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। तो कितने आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया है पोटो के अंतर्गत? 23। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान इसमें किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस पोटो याद रखें आप। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटो के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया। ठीक, पोटा हो गया पोटो का। 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बारे में तीसरा अधिकार है ये, इसके बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 23 जो कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा
इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। यानी कि आप किसी का भी शोषण नहीं कर सकते। ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये अगर ज़रूरत पड़ी तो आप राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किए जा सकते हैं, लेकिन आपका कोई पर्सनल शोषण नहीं कर सकता है। आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि आप बालकों को नियोजित नहीं कर सकते किसी कार्य में, किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में, किसी इंडस्ट्री में। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आपने जान लिया शोषण के विरुद्ध 2 आर्टिकल पढ़े, 23 और 24, यानी कि मनुष्य की खरीद फरोख्त पर प्रतिषेध एवं दास प्रथा जैसी जो बीमारियां थीं उनको जड़ से मिटाने की कोशिश की गई आर्टिकल 23 के अंतर्गत, तथा 24 जो कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। चौथा वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत ही आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ये अधिकार है उसका, और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 25 ये अधिकार देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जानेंगे अब हम, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्था निर्मित कर सकता है और उसका पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार उसको है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर धार्मिक कार्यों से रिलेटेड संस्था स्थापित करना चाहे तो कर सकता है, और उसका पोषण करने की जो विधि है, संपत्ति का अर्जन कर सकता है, उसका प्रशासन कार्य देख सकता है। आर्टिकल 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। तो यानी देखिए, कोई भी ऐसी इनकम जो किसी एक विशेष धर्म या संप्रदाय की उन्नति के उत्थान के लिए लगे तो आप उसके लिए उस टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 27 ये कहता है। आर्टिकल 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। देखिए, ऐसी कोई भी संस्था जो कि राज्य निधि से पोषित हो, राज्य की बैंक से पोषित हो, उस शिक्षा संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश का वलाद सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। तो हमने जान लिया धार्मिक अधिकारों के बारे में। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण ये करता है। कोई भी अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी वर्ग, जो माइनॉरिटी क्लास है, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। वर्तमान में 6 समुदायों मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए, माइनॉरिटी में मुस्लिम आते हैं, पारसी आते हैं, ईसाई आते हैं, सिख आते हैं तथा बौद्ध एवं जैन जैसे वर्ग आते हैं, जैन जैसे धर्म आते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अब देखिए, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है आत्मा? क्योंकि संविधान देखते हैं, क्योंकि आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग यदि हमें लगता है कि मौलिक अधिकार ढंग से परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, ढंग से लागू नहीं हो रहे हैं, तो हम उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार हमें दिया गया। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, प्रतिषेध लेख तथा उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा लेख। देखिए, इन रिट के बारे में आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। आज बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।